Hello everyone, welcome back to IS Cafe. My name is Bhuvnesh and we are continuing our Indian economy lecture series. In previous lecture, we started our security market discussion, and in this lecture, we will continue this security market. Following topics we are going to cover today. First is depository, then we will discuss participatory notes, then FPI, FII, QFI, then we will discuss credit ratings, various types of credit rating agencies, then ETF, exchange traded funds, then two specific type of ETFs, CPSE and Bharat ETF. Then we will discuss Bharat bond ETF. Then at last we will discuss sovereign gold bonds. So these topics we are going to cover today. So first we will start with depositories. डिपॉजिटरीज क्या होती है? जैसे कि हम मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम शेयर मार्केट में हम दो मार्केट में ऑपरेट करते हैं। एक प्राइमरी मार्केट होता है, एक सेकेंडरी मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट में हम फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज को इशू करते हैं, वो प्राइमरी मार्केट होता है। सिक्योरिटी हो सकता है शेयर, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, ठीक है, ये ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सिक्योरिटीज है। ये फर्स्ट टाइम हम इशू कर रहे हैं तो हम प्राइमरी मार्केट में इशू करेंगे। देन जो सिक्योरिटी इशू हो चुकी है, उनकी ट्रेडिंग, उनकी लिक्विडिटी के लिए ट्रेडिंग करने की जरूरत है, तो उसके लिए हम सेकेंडरी मार्केट में जाएंगे। जो ऑलरेडी शेयर इशू हो गया है, उनकी ट्रेडिंग हम सेकेंडरी मार्केट में करते हैं। तो जो ये शेयर्स है, जैसे ही कंपनी ए ने शेयर इशू करके प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू किए, तो ये किस फॉर्मेट में रहेंगे, कहाँ पे डिपॉजिट होंगे इन शेयर को, तो उनके ट्रांजेक्शन के लिए डिपॉजिटरीज होती है। डिपॉजिटरी होती है जो डीमेट अकाउंट में डीमेटलाइज फॉर्म के अंदर पेपरलेस शेयर की लाइक एक स्टॉक रखती है। तो डिपॉजिटरी इज अ फैसिलिटी फॉर होल्डिंग सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी इश्यू हुई है उनको होल्ड करने के लिए, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है उस फॉर्म में जो सिक्योरिटी ऑलरेडी इशू है, ठीक है, उनको होल्ड करने के लिए। देन एनेबलिंग सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन, सिक्योरिटी के ट्रांजेक्शन को अलाउ करती है। ट्रांजेक्शन मतलब बाय एंड सेल टू प्रोसीड बाय द बुक एंट्री टू रिड्यूस द पेपर वर्क। क्या हमने देखा, पेपर वर्क को रिड्यूस कर देता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। और ये कहाँ पे होते हैं? जो कैपिटल मार्केट है, जो कैपिटल मार्केट हमने डिस्कस किया, जहाँ पे हम मोरलेस एक साल से ऊपर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं एफिशिएंसी बढ़ाता है ये इजी ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करता है। तो ये डिपॉजिटरी का काम है। तो कुल मिला के ये है कि अगर आज मैंने 10 शेयर खरीदे किसी कंपनी के, सपोज मैंने सुजलोन के 10 शेयर खरीदे, तो ये 10 शेयर मेरे पास कैसे अलॉट होंगे? मैं किसी ब्रोकर के पास जाऊंगा, सपोज जीरोधा है, जीरोधा एक ब्रोकरेज है। यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट खोला, यहाँ पे मैंने केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट किए। इसके बेसिस पे जीरोधा मेरा एक डीमेट अकाउंट, ठीक है, डीमेट अकाउंट खोलेगी। और डीमेट जो यहाँ पे जो डीमेट अकाउंट है, ये कौन खोल रहा है मेरे लिए? जो डिपॉजिटरी है वो खोल के दे रही है। तो जीरोधा मेरे ब्याह पे मेरे जो पैन कार्ड है उसके लिए एक एक डीमेट अकाउंट खोलेगी। तो अब जैसे ही मैंने ऑर्डर लगाया, मैंने 10 शेयर सुजलोन के ऑर्डर मैंने जीरोधा पे लगाया। जीरोधा ने जो सेकेंडरी मार्केट है, एक्सचेंज है, सपोज एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे मेरा ऑर्डर लगाया। जैसे मैंने जीरोधा पे ऑर्डर प्लेस किया, जीरोधा ने मेरा ऑर्डर पास किया सेकेंडरी मार्केट पे, एनएससी पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। वहां पे जो भी सेलर होगा, कोई भी सेलर होगा, सेलर जो मेरे प्राइस को मैच कर रहा है, वहां से मैं यहाँ पे जो मेरे शेयर है वो बाय हो जाएंगे। बाय होके जीरोधा आएंगे और जीरोधा उनको ट्रांसफर करेगा डीमेट अकाउंट में। और ये जनरली ये जो ट्रांसफर होता है T+1 टाइम में होता है, मतलब ट्रांजेक्शन डे +1 डे, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा के बाद में ये मेरे डीमेट अकाउंट में ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। अब यहाँ मैं मैटर नहीं करता कि मैं एनएससी से खरीद रहा हूँ या बीएससी से, ठीक है। कोई शेयर है, सुजलोन शेयर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। सुजलोन हो सकता है कि एनएससी पे भी लिस्टेड हो, बीएससी पे लिस्टेड हो। मोरलेस दोनों की प्राइस दोनों एक्सचेंज पे सेम ही होगी, मार्जिनल डिफरेंस हो सकता है। तो अगर मैं एनएससी से खरीदता हूँ शेयर को,
तब भी मेरे डीमेट अकाउंट में आएगा। अगर मैं बीएससी से खरीदता हूँ तब भी मेरे डीमेट अकाउंट में शेयर आएंगे। तो जो शेयर मैंने किसी भी एक्सचेंज से खरीदे हैं वो मेरे डीमेट अकाउंट में ट्रेड आके क्रेडिट हो जाएंगे। और जब मेरे को इसको सेल करना होगा तो मैं डीमेट अकाउंट से किसी भी एक्सचेंज पे इसको सेल आउट कर सकता हूँ। तो एक तरह से डीमेट अकाउंट मीडिएटर का काम है, जहाँ पे हम किसी भी एक्सचेंज से, सपोज मान लो एक्स वाई जेड 100 एक्सचेंज है, किसी भी एक्सचेंज से मैं शेयर्स को खरीद सकता हूँ और मैं अपने डीमेट अकाउंट में उसको होल्ड कर सकता हूँ। देन मुझे कभी भी सेल करना हो रहा है तब मैं किसी भी एक्सचेंज पे, जरूरी नहीं जिस एक्सचेंज से खरीदा है, किसी भी एक्सचेंज पे अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। और वो ऑर्डर होगा मेरा ब्रोकर, जो भी ब्रोकर होगा वो जीरोधा है, जीरोधा के थ्रू में उसको ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ और किसी भी एक्सचेंज में कर सकता हूँ। तो इस तरह से जो डीमेट अकाउंट है ये फैसिलिटी दे रही है डिपॉजिटरी। तो ये देती है पेपरलेस, जैसा कि हमने डिस्कस किया पेपरलेस होता है। सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर ट्रांजेक्शन होता है। और ये जो हमारी सिक्योरिटी जो इशू हुई है उसको पेपरलेस फॉर्मेट में डिपॉजिट करके रखता है। तो इस तरह से हमारे पास दो डिपॉजिटरीज है। एक तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है, एनएसडीएल। सेकंड है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड, एनडीएसएल। तो ये दो तरह की डिपॉजिटरी है, दोनों का फंक्शन एक ही सेम ही है। बस गवर्नमेंट एक तरह से मोनोपोली नहीं रखना चाहती, इसलिए दो एंटिटी बना के रखी है। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास मान लो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, उसमें हमारे पास तीन कंपनी है, एचपीसीएल, ये तीनों गवर्नमेंट ओन्ड है, बीपीसीएल, देन आईओसीएल है। तो इसके अलावा भी बहुत है, लेकिन ये तीनों पब्लिक सेक्टर कंपनीज है। तो पीएसयू, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ये तीन है। तो ये तीन कंपनी का फंक्शनिंग सेम है, लेकिन यहाँ पे है एक तरह मोनोपोली ना हो, कंपटीशन रहे, इसलिए गवर्नमेंट ने तीन कंपनी क्रिएट कर रखी है। इसी तरह डिपॉजिटरी के लिए भी तीन कंपनियां बना रखी है, दो कंपनी है। अब हम देख लें एनएसडीएल। एनएसडीएल 1996 के अंदर स्टेब्लिश हुई और सीडीएसएल 1999 के अंदर स्टेब्लिश हुई। तो ये है इनकी रेगुलेटरी, दोनों की सेबी करता है। ठीक है, सेबी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेबी है वो स्टेचुटरी बॉडी है। ये 1988 के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हुई थी। देन 1992 में इसे सेबी एक्ट, सेबी एक्ट के थ्रू स्टेचुटरी स्टेचुटरी स्टेटस दे दिया गया। तो ये रेगुलेट करती है सिक्योरिटी मार्केट को। तो इसमें जो हम देख रहे हैं डिपॉजिटरी, ये भी सिक्योरिटी मार्केट का पार्ट है, इसलिए ये सेबी के रेगुलेशन में आता है। टाइप से सेंट्रल डिपॉजिटरी है। अब सेंट्रल क्या होता है, एक तो रीजनल होता है कि मान लो एक हम देखते हैं कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज है या मद्रास स्टॉक एक्सचेंज है, एक पर्टिकुलर रीजन के लिए भी हो सकता है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं ये दोनों नेशनल लेवल के सेंट्रल डिपॉजिटरी है, जिसमें हम पूरे इंडिया की बात करते हैं। देन ऑनरशिप स्ट्रक्चर देखते हैं हम इसमें। इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, उनकी ज्वाइंट ऑनरशिप है। ठीक है, इसमें पब्लिक लिस्टेड कंपनीज है, उनकी ओनरशिप है। देन सर्विसेज ऑफर्ड, कौन कौन सर्विस ऑफर करते हैं ये। तो मैंने जैसे बताया कि डीमेटलाइज सिक्योरिटी है, विदाउट पेपर, पेपरलेस डीमेटलाइज सिक्योरिटीज है ये, यहाँ पे ये सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, देन यहाँ पे और क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांजेक्शन होते हैं। ठीक है, देन जो ट्रांजेक्शन है उसको फैसिलिटेट करता है, जो हम शेयर को अपने डीमेट अकाउंट में क्रिएट करते हैं या वहां से लाइक विड्रॉ करते हैं, बाई करते हैं, सेल करते हैं, इसको फैसिलिटेट करता है। ओनरशिप डिसाइड करता है कि किसके पास अभी शेयर की ओनरशिप है। लाइक अभी डिविडेंड पे करना हो, मान लो कंपनी ए अपने प्रॉफिट को डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। तो अब ये कैसे करती है, मान लो मेरे पास आज 10 शेयर थे, मेरे पास 10 शेयर थे कंपनी ए के, और कंपनी ने आज ही अनाउंस किया, बट मैंने कल इसको बेच दिया। ठीक है, मैंने कल इसको सेल आउट कर दिया 10 शेयर्स को, बट कंपनी ने आज की डेट में डिविडेंड अनाउंस किया है। तो जो कंपनी है वो देखती है, वो लाइक जो सेंट्रल डिपॉजिटरी है उसके उससे चेक करती है कि उस जब डिविडेंड अनाउंस हुआ था उस डेट के पास किसके पास में उस शेयर की होल्डिंग थी, उसी को वो अमाउंट पेड होगा। हो सकता है मैंने कल बेच दिए शेयर लेकिन मेरे को उसका डिविडेंड मिलेगा, तो वो अलाउ करती है। देन ट्रांसफर अलाउ करती है सिक्योरिटीज का। देन कॉर्पोरेट एक्शन हम देख लेते हैं कि इनको बोनस इशू करती है। जैसे भी मान लो, बोनस क्या होता है कि सपोज मेरे पास आज 10 शेयर है और कंपनी अनाउंस करती है कि
9 के अंदर मैं बोनस दूंगी कि एक के ऊपर 9 बोनस मिलेंगे, मतलब जिसका एक शेयर होगा उसको 9 शेयर बोनस में मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं 10 टाइम्स हो जाएगा, इंटू 10 शेयर है तो मेरे पास 100 शेयर हो जाएंगे एक की जगह आप 10 हो जाएंगे, 10 की जगह आप कितना हो, 10:99। तो ये हो जाएगा अपने पास 100। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो शेयर था अपने वो 10 टाइम्स हो जाते हैं। अगर वो बोनस 1:10 के रेशो में दे रही है, 1:10 के रेशो में दे रही है, तो मेरे पास 10 टाइम्स हो जाएंगे। तो इस तरह से बोनस कैलकुलेट होता है। बट बोनस ये इसलिए नहीं कि फ्री में दे रहा है, बोनस का मतलब हो रहा है कि मान लो अगर मैं अभी, मेरे पास शेयर की वैल्यू 100 रुपीज है, एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज है। अब एक की जगह उसने 9 बोनस हो दी थी, एक शेयर में 9 बोनस दिए, तो अब टोटल मेरे पास 10 शेयर हो गए। तो यहाँ पे जो वैल्यू है शेयर की वो डिक्रीज होकर 10 हो जाएगी। ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे 10 हो जाएगी। तो ओवरऑल जो मेरी वैल्यू थी, वैल्यूएशन थी शेयर की, पहले एक शेयर की वैल्यू मेरे पास 100 आ रही थी, अब मेरे पास 10 शेयर हो गए जिसमें 9 शेयर बोनस के हैं। तो अब जो वैल्यू हो रही है वो 10 रुपए की हो जाएगी, तो टोटल मेरे पास वैल्यूएशन अभी भी 100 रुपीज होगी। बस ये बोनस देने का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम जैसे ही बोनस देते हैं तो जो शेयर है वो एक तरह से डिवाइड हो जाते हैं, एक्स्ट्रा शेयर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और प्राइस कम हो जाती है। जैसे प्राइस कम होती है तो वो उसकी ट्रेडिंग बढ़ जाती है, क्योंकि आज सपोज मेरे पास एमआरएफ का देखते हैं, एमआरएफ एमआरएफ का शेयर देखेंगे अगर हम, तो अभी 1 लाख से ऊपर का है शेयर। तो एक शेयर खरीदने के लिए 1 लाख से ऊपर ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, तो उसको हर कोई नहीं खरीद सकता। सपोज मेरे को 10,000 ही इन्वेस्ट करना है, तो मैं कर ही नहीं सकता, एमआरएफ का शेयर ले ही नहीं सकता। लेकिन अगर मान लो इसको स्प्लिट कर देते हैं या बोनस दे देती है कंपनी, बोनस शेयर इशू करती है, तो और उसको मतलब 1:10 के रेशियो में करती है या 1:100 के रेशियो में करती है, तो उस केस में हम देखेंगे कि क्या होता है कि जो शेयर की प्राइस है वो 100 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, कि अगर वो एक की जगह 99 दे रहे हैं, 1:99 है, मतलब एक शेयर पे 99 शेयर दे रहे हैं, मतलब 100 शेयर हो जाएंगे टोटल। एक शेयर की जगह 99 बोनस दे रहा है, तो इसकी जो 1 लाख की रेट है डायरेक्ट उसको 100 से डिवाइड कर देंगे हम। तो हमारे पास यहाँ पे 1,000 आ जाएगी इसकी प्राइस। जैसे 1,000 होगी तो उसको बायर इजीली ले सकेंगे, जिसको 10,000 इन्वेस्ट करना है वो भी इसको परचेज कर सकेगा। इस तरह से बोनस एंड स्प्लिट काम करता है। तो जब भी बोनस इशू करना होता है या डिविडेंड देना होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में, तो उसको फैसिलिटेट करती है, उसकी इंफॉर्मेशन देती है कौन कौन इसका होल्डर है शेयर का। तो इस तरह से हम देखते हैं, या केवाईसी रिक्वायरमेंट है वो देखती है। तो इस तरह से हम देखते हैं ये सारे वेरियस फंक्शन है डिपॉजिटरीज के। सिमिलर जो है सीडीएसएल है, उसके भी यही फंक्शन है, क्योंकि दोनों एक सिमिलर एंटिटी है, बस डिफरेंट है, एक दोनों अलग अलग कॉर्पोरेशन कंपनीज है। हम देखते हैं हिस्टोरिकली, हम देखते हैं पहली कंपनी ये है 1996 में बनी थी, एनएसडीएल। तो एनएसडीएल का मार्केट शेयर ज्यादा है यहाँ पे कंपेयर टू सीडीएसएल। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी दोनों फंक्शनिंग सेम है। और जो दोनों डीमेट अकाउंट ओपन करके देती है, जिसके बाद जो डीमेट अकाउंट होगा उसके अंदर जो शेयर के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो वहाँ पे क्रेडिट होते हैं या वहाँ से विड्रॉ होते हैं। इनके सर्विस क्या ऑफर करती है, एक तो यहाँ पे शेयर को डिपॉजिट करने की फैसिलिटी देती है। अगर शेयर डिपॉजिट है तो उसके ऊपर डिविडेंड पे हो रहा है, तो डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन देती है कंपनी को कि कौन होल्डर था शेयर की। ठीक है, देन बोनस स्प्लिट का नाउ होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन कंपनी को देती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्रेडिट करती है। तो ये फैसिलिटेट करती है, अलाउ करती है ट्रांजेक्शन को शेयर के, ये सेकेंडरी मार्केट के लिए होता है। तो इस तरह ये डिपॉजिटरी फंक्शन करती है। तो ये आपको दोनों डिपॉजिटरी याद रखना है कि कौन कौन सी डिपॉजिटरी है, मेल्स पे आपका यूजफुल हो सकती है। नाउ नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटरी नोट। ये बहुत ही डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है, इनको पी नोट्स भी बोलते हैं। ठीक है, पी नोट्स भी है बोला जाता है इनको, ये पार्टिसिपेटरी नोट। इसमें होता क्या है कि सपोज ये हमारे पास इंडिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक इंडिया बनाया, इंडिया का है। अगर किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर को, कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, उसको यहाँ पे इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना है, मुंबई आके इन्वेस्ट करना है, बट वो डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको सेबी की रेगुलेशन को पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, सेबी की रेगुलेशन में उसको रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपने केवाईसी डिपॉजिट करने होंगे, तो एक लंबी प्रोसेस है। जो सेबी के नॉर्म्स है उनको फुलफिल करते रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर इन सब से बचना है किसी इन्वेस्टर को और इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है पी नोट्स। अब पी नोट्स कैसे काम करते हैं कि सपोज हमारे पास कोई एफआईआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, या एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ये हम आगे देखेंगे क्या है। तो ये एक बाहर की कंपनी होती है, जैसा हमारे जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं।
कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होता है, एक कंपनी टाइप का होता है, जो इंडिविजुअल नहीं है, कंपनी टाइप का है। वो मनी कलेक्ट करता है और स्पेसिफिक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। जिनसे मनी क्रिएट कलेक्ट कर रहा है, जिन इन्वेस्टर से मनी कलेक्ट कर रहा है, उनका पैसा इन्वेस्ट करता है, उसके बदले उनको रिटर्न देता है। तो एफआईआई है, कोई फॉरेन एफआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो वो क्या करेंगे, सपोज मेरे पास यूएस मार्केट की बात करते हैं, यूएसए। यूएसए में मेरे पास ए, बी, सी, तीन इन्वेस्टर है। ठीक है। अब ये तीनों इंडियन मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट ग्रोइंग मार्केट है, ये कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है। और जो डेवलप इकोनॉमीज है उनमें रिसेशन आ रहा है अभी। उनकी डेवलपमेंट है, जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्टेगनेंट हो चुकी है और अब धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। जैसा कि हम चाइना में भी देख रहे हैं, चाइना में स्लो डाउन आ गया है। तो उस केस में वो चाहते हैं कि हम इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करें, बट वो सेबी के रेगुलेशन पूरा नहीं कर पा रहे, या वो सेबी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते। तो वो क्या करेंगे, यूएस का भी कोई भी एफपीआई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, ठीक है, जिसने सेबी का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, ये इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं, ये कंपनीज होती है, उनकी रेगुलेशन कंपेयर टू इजी होती है कंपेयर टू इंडिविजुअल इन्वेस्टर। तो इसने सेबी से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो इसने सेबी से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, ये सेबी रजिस्टर्ड है। ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, अपनी कैपिटल इसको दे देंगे और स्पेसिफिकली ये बोलेंगे कि हमें अडानी के शेयर में इन्वेस्ट करना है। सपोज इसको अडानी के शेयर में इन्वेस्ट करना है, तो ये यहाँ पे इंडियन मार्केट में जाएंगे और अडानी के मान लो 100 शेयर इसने परचेज कर लिए। अब 100 शेयर को परचेज करके इसकी सपोज पर शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है, तो इसने 1000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर दिया और 1000 रुपीज इनसे लिया। सपोज ए इन्वेस्टर ने 500 ले लिए, बी इन्वेस्टर से 300 ले लिए, सी इन्वेस्टर से 200 ले लिए, तो टोटल 1000 रुपीज ले लिए। उसमें 1000 रुपीज से अडानी के शेयर में इन्वेस्ट कर दिए। अब क्या करेगा, मान लो इसने इसकी जो ये इन्वेस्ट किया है उसकी यूनिट्स में कन्वर्ट करेगा। सपोज इसे 10,000 यूनिट्स बना दिए, 10,000 यूनिट बना दी, मतलब हर एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, हर एक की यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1000 से है। टोटल हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट किया है हमने 10 शेयर 100 शेयर में किया है, 100 शेयर में किया है, उसकी हमने यूनिट्स बना दी है 10,000। ठीक है। तो एक तरह से हम देखेंगे कि जो 0.01 है, 0.01 शेयर की एक यूनिट है, तो इस तरह से यूनिट बना देगा वो, उन शेयर को कन्वर्ट कर देगा यूनिट्स में और उसको मनी के अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है। तो ए को मिल जाएगा उसके मनी के रेशो में, बी को मिल जाएगा, सी को मिल जाएगा। तो अब क्या है कि जो इनको नोट्स, ये पार्टिसिपेटरी नोट्स के फॉर्म में इशू करता है, एक पेपर नोट के फॉर्म में इशू करता है। अब इसकी वैल्यू कैसे चेंज होगी, जैसे अडानी की शेयर की वैल्यू बढ़ती है तो पी नोट्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यूनिट फिक्स है तो इस यूनिट की प्राइस बढ़ती जाएगी। हमने 10,000 यूनिट बना दी, हर यूनिट की प्राइस बढ़ती जाएगी जैसे जैसे अडानी की शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, और जैसे जैसे शेयर की वैल्यू घटेगी इस यूनिट की वैल्यू घटती जाएगी। तो इस तरह से ये एक तरह से डेरिवेटिव हो गया कि अंडरलाइन सिक्योरिटी है अडानी का शेयर। जैसे ही अडानी का शेयर ऊपर जाता है, वो अंडरलाइन सिक्योरिटी जैसे जैसे ऊपर जा रही है, वैसे वैसे पी नोट की जो यूनिट वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे शेयर की वैल्यू कम होती जाएगी, पी नोट की यूनिट वैल्यू कम होती जाएगी। इसी तरह से इन्वेस्टर का रिटर्न या तो पॉजिटिव होगा, गेन होगा या लॉस होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पार्टनरी नोट में बिना किसी रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे ट्रांजेक्शन किया जा सकता है इंडियन मार्केट में। अब ये सब तो सब कुछ अच्छा लग रहा है कि हाँ ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट को या इंडियन जो स्टॉक मार्केट है उसको कैपिटल मिल रही है, इन्वेस्टमेंट मिल रहा है बाहर से, तो क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है इसमें, अच्छा है बाहर की कैपिटल आ रही है। अब जितनी कैपिटल इंडिया में आएगी उतना ही इंडिया का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि किसी भी कंट्री में जीडीपी ग्रोथ के लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखे थे हमने, तो उसमें हमारे पास पहले आया था एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, देन हमारे पास लैंड होनी चाहिए, देन हमारे पास कैपिटल होनी चाहिए, देन लास्ट हमारे पास लेबर होनी चाहिए। ठीक है। तो ये हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अगर हमारे पास कैपिटल, जितनी ज्यादा कैपिटल आएगी उतना ही हम प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे, ठीक है, बढ़ी हुई डिमांड को कैटर कर पाएंगे। तो अच्छा है, बाहर की जो यूएस मार्केट से हमारे पास कैपिटल आ रही है तो अच्छा है। तो प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे हम देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग होती है हवाला चैनल से। सपोज इंडिया में ब्लैक मनी है, उसको हवाला चैनल से यूएसए में भेजा जाता है। ठीक है।
और यूएसए में छोटे छोटे ट्रांजेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मान लो ABCD है, ये इलीगल लाइक मनी लॉन्ड्रर्स होते हैं, जो जिनका बिजनेस साइड बिजनेस होता है, उनको मनी को डिवाइड कर देते हैं। देन वो FPI है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, उसके पास जाएंगे, वहां पे अपना कैपिटल जमा कराएंगे और उनको बोलेंगे इस पर्टिकुलर शेयर में जमा डिपॉजिट कीजिए। अब जो इंडियन मनी होल्डर था, जो मनी ट्रांसफर कर रहा है यूएसए में, लाइक मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, सपोज ये कंपनी ए का ही प्रमोटर है, कंपनी के प्रमोटर को अपनी कंपनी का शेयर बढ़ाना है, तो वो अपनी कैपिटल डायरेक्टली यूएसए भेज देगा। वहां से सिंगल से छोटे छोटे ट्रांजेक्शन वो FII के पास आ जाएंगी, एंड FII अगेन वो ए कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा। जैसे ए कंपनी में हम शेयर इन्वेस्ट, अपना जो कैपिटल इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो इसकी शेयर की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से वो शेयर को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, या फिर जो ब्लैक मनी है उसको हवाला चैनल से हम रोटेट भी कर सकते हैं, जो व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से ये कंसर्न है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, कि पी नोट को किस तरह से रेगुलेट करे। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि शेयर मार्केट में जो हमारा इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रहा है, बाहरी कंट्री से आ रहा है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। इसलिए कोई भी गवर्नमेंट इसको कंप्लीट बैन नहीं करना चाहती, इसको रेगुलेट करना चाहती है, कि ताकि ब्लैक मनी या मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके, बट इसको ब्लॉक नहीं करना चाहती। तो नेचर यहाँ पे क्या है, ऑफशोर डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव क्या है कि अंडरलाइन सिक्योरिटी होती है, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया अडानी शेयर का, तो जो अंडरलाइन सिक्योरिटी होगा उसके अकॉर्डिंग ही पी नोट की वैल्यू चेंज होगी, उसके अकॉर्डिंग ही पी नोट की वैल्यू डिराइव होगी, इसलिए इसको डेरिवेटिव बोलते हैं। ऑफशोर इसलिए क्योंकि ये कंट्री से बाहर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, ऑफशोर मतलब किसी भी कंट्री जो फॉरेन कंट्री है वो अपनी कंट्री के बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इसलिए ये इशू होता है। और रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, जो FPI है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, वही कर सकते हैं। इशूअर कौन है? इशूअर है जो FII है, जो FII है वो इशू करते हैं। कैसे इशू करेंगे? वो सेबी से रजिस्टर्ड होंगे, जो FII है वो सेबी से रजिस्टर्ड है, सेबी से रजिस्टर्ड है, सेबी से रजिस्टर्ड है, तो वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर सकती है। तो जो FII है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर, उनसे कैपिटल कलेक्ट करती है, देन इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करती है। जिस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगी उस सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग ही पी नोट की वैल्यू वेरी करेगी। जो अंडरलाइन सिक्योरिटी जिसमें इन्वेस्ट किया, अगर उसकी वैल्यू बढ़ती है तो पी नोट की वैल्यू भी बढ़ेगी। उस अंडरलाइन सिक्योरिटी की वैल्यू घटती है तो पी नोट की वैल्यू भी घटती जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे प्राइस चलता है। अब अंडरलाइन एसिड्स जिसमें पी नोट्स, जिसके अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया अडानी का, जिस स्टॉक में करेंगे, जिस बॉन्ड में करेंगे, किसी जिस डेट इंस्ट्रूमेंट में करेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू जिस तरह चेंज होगी उसी अकॉर्डिंग हमारी पी नोट की वैल्यू चेंज होगी। इन्वेस्टर कौन से होते हैं? इन्वेस्टर होते हैं, जैसे मैंने बताया कि फॉरेन इन्वेस्टर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, जिनके पास, जो सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है, और चाहे वो इंडियन मार्केट में रजिस्ट्रेशन करना भी नहीं चाहते, सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते, तो वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अनॉर्मलिटी क्या है इसके अंदर, कि पता नहीं रहता कि कौन किस में इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली जो इंडियन मार्केट में आएगा पैसा, वो FPI या FII ये इन्वेस्ट कर रही है डायरेक्टली इंडियन मार्केट में। तो जो सेबी को पता होगा, वो उनको पता होगा इस FII ने इन्वेस्ट किया है, उसको पता नहीं कि ABC जो आ रहा है उनमें किसने पैसा लगाया है, वो सेबी को आइडिया भी नहीं है। तो यहाँ पे हम देखें अनॉर्मलिटी बहुत ज्यादा है। हम आगे देखेंगे सेबी ने इसके रेगुलेशन के लिए क्या किया है। मतलब इसको कंप्लीटली ब्लॉक तो या बैन तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंट्री में कैपिटल लेके आ रहा है और कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन कर रही है। तो सेबी यहाँ पे क्या करता है कि FII को कंपल्सरली एज पर दियर रेगुलेशन, उनको कंपल्सरली मेंटेन रखना होता है कि उनके पास इन्वेस्टर कौन कौन है, किस किस ने इन्वेस्ट किया है, और जब भी सेबी की जरूरत हो ये लिस्ट उनको प्रोवाइड करनी होगी। तो लेकिन फिर भी 100% फुल प्रूफ नहीं है, क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो, जो कंपनी जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्ट है उस पर सेबी का कंप्लीट कंट्रोल नहीं होता। सेबी को जो डिटेल चाहिए वो डिटेल मिल सकती है, बट किस तरह से मॉडिफाइड फॉर्म में वो सबमिट कर रहे हैं वो पता नहीं है। तो थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम अभी भी है, बट सेबी इसको ट्राई कर रही है इसको रेगुलेट करने की। अब रेगुलेटरी कंसर्न मैंने बताया, जैसे कि सेबी इसको रेगुलेट करती है, बट इसमें हम देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग है, जो मेन है मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन। तो टैक्स इवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग का ये मेन कंसर्न है किसी का भी, क्योंकि मैंने जिस तरह बताया हवाला चैनल थे, कोई इंडियन जो इंडिविजुअल है वो अपनी कैपिटल फॉरेन मार्केट में बेचता है, जैसे यूएसए मार्केट में,
फिर उस कैपिटल को छोटे छोटे ट्रांजेक्शन में डिवाइड किया जाता है। इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन में वो इंडिविजुअल ओनर्स है, वो अपना कैपिटल एफआईआई को देंगे, देन एफआईआई इन्वेस्ट करेगी इंडियन मार्केट में। तो इस तरह से एक हवाला चैनल से इंडियन मार्केट में वापस कैपिटल आती है। तो इस मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे टैकल करना है, ये सेबी के लिए एक बड़ा कंसर्न है। इसके लिए बताया, सेबी ने रेगुलेशन बनाई है कि जो एफआईआई है, जो कैपिटल जनरेट कर रही है फॉरेन इन्वेस्टर से, उनका डेटा उनको रखना होगा और टाइम टू टाइम सेबी को सबमिट करना होगा। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी बड़ा कंसर्न है कि किसने इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया, कहाँ से इन्वेस्ट में है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है यहाँ पे। तो इसमें हम देखते हैं कि जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है वो हमारे लिए जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है उनको बेनिफिशियरी रहते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि पी नोट्स हेजिंग के फॉर्म में कोई भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, और सेबी के डायरेक्ट कंट्रोल में आता है, सेबी के डायरेक्ट रेगुलेशन में आता है ये। फिर भी यहाँ पे ये बड़ा कंसर्न है, क्योंकि हम देखते हैं कि इंडियन इन्वेस्टर है वो सबसे पहले एबीसी को भेजेगा अपना पैसा, ए बी सी, ये तीनों जाएंगे एफआईआई में, ठीक है। एफआईआई में अपना पैसा देंगे, देन एफआईआई करेगा इंडियन स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। तो जो इंडियन कैपिटल है घूम फिर के वापस इंडियन मार्केट में आ रही है, और ये इलीगल मनी है, ठीक है। इलीगल मनी है, ब्लैक मनी है, या मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू आई हुई मनी है, वो वापस इंडियन मार्केट में इंक्रीज हो रही है। ये बड़ा कंसर्न है। तो ये आपके मेंस के प्रोस्पेक्ट से आपको ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअली ये क्लियर रखना होगा क्या इशू है। बट इसको क्यों बैन नहीं करना चाहती कोई भी गवर्नमेंट, उसका मैंने रीजन बताया कि फॉरेन कैपिटल किसी भी कंट्री में आती है तो इसके इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन देती है। तो कैपिटल इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देन नेक्स्ट इज एफपीआई एंड एफआईआई। इनको हम सिमिलर टर्म्स के फॉर्म में रखते हैं, मार्जिनल डिफरेंस होता है लेकिन मोरलेस सेम ही होता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। कि फॉरेन बाहर की कंपनी है, पहला टर्म है फॉरेन मतलब इंडिया के बाहर का। पोर्टफोलियो जो पोर्टफोलियो को मैनेज करता है, पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो होता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट किस किस के अंदर होगा। मान लो इक्विटी के अंदर है, हमारा डेट मार्केट में है, डेट मार्केट हो गया जिसमें हमारा बॉन्ड आ गया, ठीक है। दूसरा गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ गया, डिबेंचर्स आ गए, तो ये हमारा डेट मार्केट है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स देख लिया मान लो, या हम देखते हैं कि ईटीएफ देख लिए, ईटीएफ हम आगे देखेंगे। इस तरह से हम देखते हैं अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट है, अलग अलग सिक्योरिटी है, उसमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो इस कंप्लीट प्रोफाइल को हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो अपने पोर्टफोलियो को इन्वेस्ट कर रहा है, कोई फॉरेन कंपनी है, उसको हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बोलते हैं। या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये फॉरेन बाहर की कंपनी है, इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूट है, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनी हो गई बाहर की कोई, इंश्योरेंस कंपनी हो गई बाहर की कोई, ठीक है, यूएस की इंश्योरेंस कंपनी, यूएस की म्यूचुअल फंड कंपनी, वो इन्वेस्टर है तो उसको एफआईआई बोलते हैं। क्यूएफआई क्या होता है, क्यूएफआई होता है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। अब यहाँ पे हमने इंस्टीट्यूट की बात की थी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूट है, मतलब यहाँ पे कोई कंपनी है, इंडिविजुअल नहीं है। बट क्यूएफआई में हम देखते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर है। अब इन दोनों ही केस में हम देखते हैं कि वो सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं, इसे सेबी की रेगुलेशन को फुलफिल करता है। अब सेबी से रजिस्टर्ड है तो सेबी के जो भी रजिस्टर्ड कंपनी होती है या इंडिविजुअल होते हैं वो इंडियन स्टॉक मार्केट में, इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें रेगुलेशन देख लेते हैं, ये दोनों सेबी के रेगुलेशन में आती है, ठीक है, दोनों के दोनों सेबी के रेगुलेशन में आती है। कैटेगरी है, कैटेगरी देख रहे हैं, इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड करता है, ये डिटेल आपकी जरूरत नहीं है, बट तीन कैटेगरी होती है। क्यूएफआई इंडिविजुअल होते हैं, यहाँ पे मतलब अलग से कोई कैटेगरी नहीं है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, फॉरेन इंडिविजुअल इन्वेस्टर है वही, और जो सेबी रजिस्टर्ड है वो क्यूएफआई में आता है। नेचर देखते हैं इस पे, हम इसमें देखते हैं फॉरेन फंड्स होते हैं, पेंशन फंड्स होते हैं, और इंश्योरेंस फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये सब इसके अंदर एफआईआई में आ जाएंगे, ठीक है। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर देखते हैं जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल होते हैं फॉरेन के, वो इसमें आ जाते हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी देखते हैं, जो सेबी के जो नॉर्म्स है रेगुलेशन उनको फुलफिल कर रहा है, दोनों का हम एलिजिबिलिटी देखेंगे। जो सेबी की रेगुलेशन फुलफिल कर रहा है वो सेबी से रजिस्टर्ड है, वो एलिजिबल है। देन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, दोनों को सेबी से रजिस्ट्रेशन करना है, सेबी ने अपनी गाइडलाइन बना रखी है, उसके हर एक का क्राइटेरिया फिक्स किया है, इन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, इन केवाईसी डॉक्यूमेंट को फुलफिल कर रहा है,
वो रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, लिमिट एंड रेस्ट्रिक्शन देखते हैं कि सेबी है ना इनके ऊपर एक इन्वेस्टमेंट लिमिट लगाती है कि इस सर्टेन लिमिट तक इन्वेस्ट कर सकते हैं एफआईआई के ऊपर। हम देखते हैं, देखो क्या होता है कि जब भी हम आईपीओ भी लेके आते हैं, आईपीओ के जैसे मैं बताया कि हम आईपीओ में डिसाइड करते हैं कि हम रिटेल के बाद कितना रहेगा, रिटेल किसके पास कितना रहेगा, या हाई नेट इंडिविजुअल्स है उनके पास कितना जाएगा, या हम जो क्वालिफाइड बिड इंस्टीट्यूशन क्यूआईबी है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूटर बिडर, ठीक है, उनके पास कितना जाएगा। ये वही है जो क्वालिफाइड है, जो क्वालिफाइड जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ये इनको क्यूआईआई भी बोल देते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जैसे रिटेल के बाद मान लो 35% हम आईपीओ देंगे, हाईलाइट इंडिविजुअल को 15% जाएगा, देन क्यूआईबी को हमारे पास लगभग 50% जाएगा। तो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। उसी तरह से हम देखते हैं एफपीआई पे भी सेबी रेस्ट्रिक्शन रखती है कि सर्टेन लिमिट तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट लिमिट हमारे पास जो क्यूएफआई है उन पे भी रहती है। तो क्यूएफआई पे भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट की लिमिट रहेगी, और एफआईआई पे इन्वेस्टमेंट की लिमिट से भी रखती है। देन नो योर कस्टमर केवाईसी डॉक्यूमेंट, जो मैंने बताया केवाईसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दोनों को केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं जो सेबी की नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग। टैक्सेशन देखते हैं, जो ये टैक्सेशन आता है जो इंडियन टैक्सेशन लॉ है उसके अकॉर्डिंग आता है। जो कैपिटल गेन टैक्स है वो दोनों को पे करना होता है। जैसे कि हम देखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, इसको हम देखते हैं तो ये हमारे पास 10% होता है। लॉन्ग टर्म किसको बोलते हैं, लॉन्ग टर्म बोलते हैं जो हमारे पास ग्रेटर देन 1 ईयर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये हमारे पास होता है 15%। और शॉर्ट टर्म क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है जो हमारे 1 साल से कम है, तो हमारे पास लेस देन 1 ईयर है। लेस देन 1 ईयर से हमारे कोई शेयर हमने 1 साल से कम होल्ड किया और 1 साल से पहले ही बेच दिया, उस पर अगर हमें 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ तो 100 रुपीज पर हमें 10%, 10 रुपए हमें टैक्स देने पड़ेंगे, जो कैपिटल गेन टैक्स होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर 100 रुपीज हमने कुछ शेयर पे हमने इन्वेस्ट किया और 1 साल से ज्यादा उस शेयर को होल्ड किया, और जब हमने 1 साल के बाद उस शेयर को बेचा और 100 रुपीज हमारे पास लाइक उसके अंदर प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ, तो उसका 10% कैपिटल गेन टैक्स में हमें, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में हमें 10 रुपए देने पड़ेगा, और शॉर्ट टर्म में हमें 15 रुपए देने पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस है। और इसी जॉब्स के अकॉर्डिंग जो एफआईआई है और जो क्यूएफआई है दोनों को इंटरेस्ट पेमेंट टैक्स पेमेंट करना होता है। एग्जाम्पल जैसे अभी बताया मैंने कि फॉरेन फंड्स कंपनी होती है जो हेजिंग के साथ काम करती है, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करती है। अब हेजिंग क्या होती है, सपोज कोई पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, वो यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन वहां पे रिस्क है, इक्विटी मार्केट में रिस्क है, वोलेटाइल हो रखा है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे मान लो 80% कैपिटल यूएस मार्केट में लगाएगा, बची हुई 20% इंडियन मार्केट में लगाएगा, क्योंकि इंडियन मार्केट में स्ट्रेटेजिकली ग्रो आ रही है, डेवलपिंग मार्केट है। तो इस तरह से यहाँ पे इस लॉस को या 80% जो कैपिटल वो रिस्क है उसकी हेजिंग यहाँ पे हमने 20% इंडियन मार्केट में लगा के की है। तो इस तरह से हेजिंग के लिए भी ये सब यूज होता है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, जो हमने बताया कि इंडिविजुअल होता है वो फॉरेन इन्वेस्टर होता है, वो क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स होता है। तो मुझे लगता है आपको एफ आई आई और क्यू एफ आई दोनों क्लियर हो गए होंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। एक तरफ हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देख रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गई फॉरेन की, या लाइक इंश्योरेंस कंपनी हो गई, पेंशन फंड्स हो गए, ये सब है जो इंडियन मार्केट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एफआईआई होंगे। और अगर इंडिविजुअली ये सब कर रहा है तो वो क्यूएफआई होगा। नेक्स्ट, क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग क्या होती है इसको भी हम देख लेते हैं। क्रेडिट रेटिंग होती है, देखो हम कोई भी बॉन्ड इशू कर रहे हैं, मान लो सब कोई डेट के लिए यूज होता है मोस्टली, जो डेट मार्केट है उसमें ये यूज होता है। जो इक्विटी है, इक्विटी मार्केट में इसकी इतनी रिलेवेंस नहीं है। रिलेवेंस क्यों नहीं है, देखो आईपीओ जब इशू कर रहा है तब हम इसकी क्रेडिट रेटिंग को देख सकते हैं, केवल आईपीओ के टाइम पे, वो भी कंपल्सरी नहीं है। आईपीओ के टाइम इसको हम देख सकते हैं कि कंपनी की लाइक क्रेडिट रीपे करने की कैपेसिटी कैसी है। अगर इसकी रेटिंग मान लो सी चल रही है तो ये क्रेडिट रीपे करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो ऐसे आईपीओ में हम इन्वेस्ट ना करें तो अच्छा है, बट ये कोई रेगुलेशन में नहीं आ रहा। बट डेट मार्केट होता है, डेट मार्केट मतलब जहाँ पे हम लोन ले रहे हैं, लोन। अब लोन कैसे हो सकता है, या तो हम बॉन्ड से इशू कर रहे हैं, अगर हम कैपिटल मार्केट में कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट में हम लोन कैसे लेते हैं, या तो बॉन्ड से, बॉन्ड इशू करके रहते हैं।
या जो डिबेंचर्स है, ठीक है, डिबेंचर्स है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, या गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जीटेक है, या ट्रेजरी बिल है, ठीक है, या गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स है, इनमें हम इशू कर सकते हैं। यहाँ पे हम पहला देखें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, दूसरा डिबेंचर है, पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड, दूसरा डिबेंचर, तीसरा गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल या गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये सिक्योरिटी है। अब जैसे हम मानते हैं पहले कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात करते हैं। अब कंपनी ए बी सी है, ए बी सी, ए की रेटिंग चल रही है ट्रिपल ए, बी की चल रही है बी बी, और सी की चल रही है ट्रिपल सी। ये रेटिंग्स है। रेटिंग हम देखेंगे किस तरह से होती है आगे वाली स्लाइड में। ये 3 रेटिंग है। अब मान लो कंपनी ए ने अपना बॉन्ड इशू किया, 100 रुपीज का बॉन्ड कंपनी ए इशू किया, कंपनी बी ने 100 का किया, कंपनी सी ने 100 का किया, तीनों 100 रुपीज के बॉन्ड इशू किया, तीनों को 100 रुपीज की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अब इन्वेस्टर है जिसका 100 रुपए है, उसको इन्वेस्ट करना है, तो वो देखेगा किस वाले मार्केट में इन्वेस्ट करे, किस कंपनी में इन्वेस्ट करें। अब देखा कंपनी ए है, उसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, तो मतलब ये मेरा जो बॉन्ड अमाउंट है फेस वैल्यू है उसको मैच्योरिटी पीरियड के बाद में रिटर्न कर देगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है, वो डिफॉल्ट नहीं करेगी। तो कंपनी सी की क्रेडिट रेटिंग बहुत खराब है, तो मतलब वो डिफॉल्ट कर सकती है। आज मैंने 100 रुपए दिए, हो सकता है 5 साल बाद में जब मैच्योरिटी पीरियड आएगा तब वो 100 रुपए मेरा लौटा ही ना पाए, कंपनी डिफॉल्ट कर दे, तो यहाँ रिस्क ज्यादा है। तो देखो रिस्क के अकॉर्डिंग हम यहाँ देखेंगे इंटरेस्ट रेट भी वेरी करती है। यहाँ पे ट्रिपल सी कैटेगरी है, मान लो ये 7% इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है, ट्रिपल बी 6% के इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है, तो ट्रिपल ए 5% के इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, कंपनी सी में रिस्क ज्यादा है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी हाई होगी। हाई रिस्क हाई रिटर्न, जो मैंने लास्ट के 2 लेक्चर पहले बताया था आपको। वैसे लो रिस्क लो रिटर्न, तो यहाँ पे रिटर्न कम होगा लेकिन रिस्क कम है। अब जो इन्वेस्टर है वो देखेगा कि अपने कैपिटल को भी सिक्योर रखना चाहता है, प्लस वो देखता है रिटर्न भी अच्छा मिले, तो हो सकता है वो ए में लगा के बी में लगाए, क्योंकि उसमें यहाँ पे 6% इंटरेस्ट मिल रहा है और उसका मोर लेस पैसा सिक्योर है, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग बी है। बी मतलब एवरेज रेटिंग है, ठीक ठाक रेटिंग है, कंपनी डिफॉल्ट नहीं करेगी, प्रॉपर्टी कम ही है, तो इसमें करेगा। और बिल्कुल ही सेफ साइड में अगर इन्वेस्टर खेलना चाहता है तो वो कंपनी ए के अंदर इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे ट्रिपल ए रेट के रेट की बॉडी बॉन्ड है। तो इस तरह से हम देखते हैं रेटिंग इस तरह से। रेटिंग रेटिंग का फंक्शन ये है कि हमें डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी बताता है, क्रेडिट वर्थीनेस की प्रोबेबिलिटी बताता है। तो डेफिनेशन क्या है, तो क्रेडिट रेटिंग इज एन इवोल्यूशन और असिस्टमेंट ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का हो सकता है, जैसे मेरा सिविल स्कोर है, मेरा इंडिविजुअल स्कोर है कि मैंने लाइक पोस्टपेड कनेक्शन ले रहा उसका टाइम टाइम पे पेमेंट किया, क्रेडिट कार्ड का बिल है उसका टाइम पे पेमेंट किया। तो अगर मैं सब चीजें मैं टाइम से पेमेंट कर रहा हूँ तो मेरा सिविल स्कोर अच्छा आएगा, तो इंडिविजुअल रेटिंग होती है वो। और सिविल स्कोर के अकॉर्डिंगली हमें लोन मिलता है, जो हमारे अनसिक्योर लोन होते हैं, जैसे पर्सनल लोन है, अनसिक्योर लोन है, या फिर हमारा कार लोन है। इस तरह के लोन हमें सिविल रेटिंग के ही बेसिस पे मिलता है। अगर हमारा सिविल स्कोर खराब है तो हमें वो लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, सिविल को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, सिविल रेटिंग क्या है। देन कंपनी की हो सकती है, कंपनी की जैसे मैं बताया कि कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है, टाइमली डेट पेमेंट रीपेमेंट कर रही है, तो वो उसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी, ट्रिपल ए होगी। या गवर्नमेंट एंटिटी की हो सकती है, कि गवर्नमेंट भी लोन लेती है, जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट मार्केट बॉन्ड इशू करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है और कैपिटल जनरेट करती है। तो गवर्नमेंट भी अगर डिफॉल्ट करने के चांसेस कम है तो गवर्नमेंट की वो रेटिंग होती है। अब गवर्नमेंट की रेटिंग देखो, डोमेस्टिक प्लेयर इतना नहीं करेंगे, ये गवर्नमेंट की रेटिंग करते हैं जो बड़ी क्रेडिट फर्म्स होती है, जैसे मूडीज होती है, ठीक है, मूडीज है, एफ एंड पुअर एंड P&S, पुअर एंड स्टैंडर्ड, ये है। ये हम आगे वाले लेक्चर आगे वाले इसमें देखेंगे कि जो क्रेडिट रेटिंग है, S&P है, मूडीज है, फिंच है, ये इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी है, तो ये गवर्नमेंट को भी देखती है, गवर्नमेंट की भी रेटिंग देती है। जैसे कि हम देखेंगे श्रीलंका गवर्नमेंट के देखेंगे, श्रीलंका गवर्नमेंट की क्रेडिट रेटिंग बहुत कम होगी क्योंकि उसने डिफॉल्ट कर दिया, उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रहा है। या पाकिस्तान की गवर्नमेंट की देखेंगे तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की क्रेडिट रेटिंग बहुत खराब होगी। बांग्लादेश की देखेंगे, बांग्लादेश की गवर्नमेंट की देखेंगे तो उसकी भी मोरलेस कम होगी। इनके कंपेरिजन हम अगर इंडिया की देखेंगे, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट की देखेंगे तो इनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी होगी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की जो प्रोबेबिलिटी है लोन को डिफॉल्ट करने की बहुत कम चांसेस है, इस वजह से इसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी। और इसको हम क्या बोलते हैं, अगर गवर्नमेंट की क्रेडिट रेटिंग हम दे रहे हैं तो उसको सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग बोलते हैं, सॉवरेन गवर्नमेंट की होती है, जिसे सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग बोलते हैं।
तो यहाँ पे जो हमने बताया सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग, ये होती है कंट्री की गवर्नमेंट को हम रेट करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को रेट करते हैं तो वो हमारी सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग होती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसा कि मैं बताया क्रेडिट वर्दीनेस, जो क्रेडिट वर्दीनेस है उसको बताते हैं यहाँ पे। जो इंडिविजुअल असाइनी होता है रेटिंग, इसको इसको हम रेटिंग देखते हैं, स्कोर देखते हैं, या तो अल्फाबेट होता है, न्यूमेरिकल होते हैं, हो सकते हैं, उसमें होता है। तो ये रिफ्लेक्ट करता है लाइक्लीहुड, लाइक्लीहुड टू रीपे द लोन्स, रीपे द डेट, जो गवर्नमेंट ने लोन लिया है या कंपनी ने लोन लिया है, उनके रीपेमेंट की प्रोबेबिलिटी बताते हैं। तो रेटिंग जो प्रोवाइड करती है वो कुछ एजेंसियां प्रोवाइड करती है, जैसे कि इंडिया में हम देखते हैं क्रिजाइल है, ठीक है, या इकरा है, या केयर है, ठीक है। ये आप देख लेना कौन कौन सी है, इनके कौन कौन से इनके होल्डर्स है, ये आप देख सकते हो। स्टैटिक है, कोई ज्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन मेंस पे आपके जो एग्जांपल के देने के काम में आ जाएगी। इस तरह से ये क्रेडिट एजेंसियां क्रेडिट को कंपनीज को रेट करती है, और किस हिसाब से रेटिंग होती है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। ये पहले ये आप तीन का याद देख लेना, स्टैंडर्ड एंड पुअर, S&P, मूडीज एंड फिंच। ये तीन इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी, बड़ी क्रेडिट एजेंसी है जो गवर्नमेंट एज वेल एज कंपनीज को रेट करती है। नाउ क्रेडिट रेटिंग कैसे होती है? देखो बेस्ट क्वालिटी कंपनीज कौन सी होती है, अगर जिनकी S&P का हम स्टैंडर्ड देखते हैं तो ट्रिपल ए रेटिंग है। अगर ट्रिपल ए तो बेस्ट रेटिंग है। इसमें जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा उसका पैसा सिक्योर रहेगा और टाइमली रिपेमेंट होगा। अगर मान लो इसे 5 साल मेच्योरिटी ईयर रखा है, ठीक है, जो मेच्योरिटी पीरियड है, अगर वो 5 ईयर रखा है तो 5 ईयर में ये उस कैपिटल को रीपे कर देगी। तो जो ट्रिपल है वो हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग है, बेस्ट क्वालिटी कंपनीज होती है। ये मूडीज में हम देखते हैं कैपिटल ए, स्मॉल ए, या फिंच में देखते हैं ट्रिपल कैपिटल ए, देन हाई रिस्क, देन ट्रिपल ए। मतलब ये अच्छी कंपनी है लेकिन ट्रिपल ए से स्लाइटली हायर रिस्क है, तो इसको हम देखेंगे डबल ए, या AA1, AA2, AA3, या डबल ए। ठीक है, तीनों के अलग अलग स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड पुअर, मूडीज एंड फिंच। देन नेक्स्ट, इकोनॉमिक सिचुएशन कैन इफेक्ट फाइनेंशियल कंडीशन। तो ये आता है, अगर इकोनॉमिक सिचुएशन देखते हैं, अगर मान लो रिसेशन में जा रही है जीडीपी, सपोज जैसे यूएस का मार्केट या चाइना का मार्केट थोड़ा रिसेशन की तरफ जा रहा है, डिग्रोथ जा रहा है, तो इस कंडीशन जब इकोनॉमिक रिसेशन को हिट कर रहे हैं हम, तो उस कंडीशन में ये कंपनीज डिफॉल्ट कर सकती है। ये कंपनी डिफॉल्ट कर सकती है, डिफॉल्ट मतलब ये अपना लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाएगी। अब लोन, जैसा कि मैंने बताया कि कैपिटल मार्केट में लोन को हम डील करते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट से, जो कि हमारा बॉन्ड होता है, डिवेंचर्स होते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में हम इशू करते हैं। तो ये जो डेट, जो बॉन्ड है, बॉन्ड को रीपेमेंट की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है, तो उसको ए होता है, या A1, A2, A3, या ए होता है। तो इसको आप याद कर सकते हैं लेटर वाइज, 3 बार ए आएगा, फिर 2 बार ए आएगा, 1 बार ए आएगा, ट्रिपल ए, डबल ए, सिंगल ए। तो ये तीनों इन्वेस्टमेंट ग्रेड होती है, इसको हम इन्वेस्टमेंट ग्रेड बोलते हैं, कि इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, इसमें रिस्क कम है, इसमें सबसे कम है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन ये कंपेरेटिव टू कम रिस्क की है, इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं मीडियम क्लास, जिसमें ट्रिपल बी आता है। और इंडियन गवर्नमेंट की भी रेटिंग यही दी गई है, अभी जो लास्ट ईयर इंडियन गवर्नमेंट रेटिंग दी गई ट्रिपल बी दी गई थी, ये ट्रिपल ए नहीं दी गई थी, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने लाइक कॉन्ट्रोवर्शियल भी बताया था। ये मतलब इस तरह से प्रॉपरली जज नहीं कर रही है इंडियन गवर्नमेंट को। तो एनीवे हम कंपनी के सेंस में देख रहे हैं, ट्रिपल बी होती है मीडियम क्लास की होती है, जिसमें रिस्क मीडियम रिस्क होता है। मीडियम रिस्क है तो हम देखते हैं इसमें इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो जो ट्रिपल बी है, ट्रिपल बी होगा, यहाँ पे हम देखेंगे मूडीज में BAA1, BAA2, BAA3 इस फॉर्म में रहेगा। देन नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, ये जंक ग्रेड बोलते हैं इनको। इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा, कोई भी अच्छा प्ले नहीं करना चाहेगा, तो ये यहाँ पे हम देखेंगे कि बी, ट्रिपल सी, डबल सी, डी, इस तरह से हम देखेंगे BA1, BA2, B1, CAA1, CAC। इस तरह से हम देखते हैं जंक ग्रेड है, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा। अब हम इसमें देखते हैं, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं इधर से, जिस हिसाब से हम देखते हैं, हम बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हैं, बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो रही है बॉन्ड की, ठीक है, उनकी रीपेमेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। और अगर हम टॉप टू डाउन जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है, वो हमें बढ़ती हुई दिखेगी।
क्योंकि यहाँ पे नीचे जाते हैं हमारे पास रिस्क बढ़ रहा है। रिस्क बढ़ता है तो हमारे पास रिटर्न भी बढ़ेगा, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। अब इस जो ट्रिपल सी वाली कंपनी है, इसको फंड रेज करना है, तो उसको अच्छे जो जो इन्वेस्टर वो पैसा नहीं देंगे जो सेफ प्ले करना चाहते हैं। तो इसको इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है, जो मार्केट में लिमिटेड कैपिटल है, उसी को सब जो कंपनी जो डिमांड कर रही है उसको ट्रिपल ए वाली कंपनी भी डिमांड कर रही है, डबल ए वाली कंपनी भी डिमांड कर रही है, एक कैटेगरी वाली भी डिमांड कर रही है, डबल बी ट्रिपल बी वाली डिमांड कर रही है, ट्रिपल सी वाली भी डिमांड कर रही है। कैपिटल लिमिटेड है लेकिन सब डिमांड कर रहे हैं। तो पहले इन्वेस्टमेंट इसको मिलेगा, फिर इसको मिलेगा। अब इस तक तो मौका आएगा ही नहीं। अब इसको कैपिटल पहले चाहिए, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे वाले 5% इंटरेस्ट दे रहा है तो ये 8% इंटरेस्ट देगा। तो जो इन्वेस्टर वो अट्रैक्ट होगा कि यहाँ पे कोई रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, तो डायरेक्टली वो यहाँ पे न जाके यहाँ आ जाएगा इन्वेस्टमेंट करने। वो हाई रिस्क लेगा, बट रिस्क के साथ में उसको रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा, उसको हाई रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं ये जंक ट्रेड है, बहुत कम लोग इस पे इन्वेस्ट करते हैं, ये जंक ट्रेड है। सबसे अच्छी ये 3 कैटेगरी है, टॉप 3, जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड्स बोलते हैं। तो इस तरह से क्रेडिट रेटिंग्स होती है। नेक्स्ट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं? देखो ये काम करते हैं हमारे स्टॉक की तरह। जैसे हम स्टॉक ट्रेड करते हैं सेकेंडरी मार्केट में, एक हमारे पास स्टॉक है, ठीक है, इस स्टॉक को हम बीएसई एनएससी पे ट्रेड करते हैं। एक हमारे पास बायर आएगा इधर से, एक इधर से सेलर आएगा, ठीक है, दोनों एग्री करेंगे उस रेट पे, इसको सेल कर देंगे। ठीक है, बायर उसको परचेज कर लेगा, सेलर को बेच देगा। यहाँ पे ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ होता है कि हम एक तरह से डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। डेरिवेटिव जैसा कि मैंने पहले ही बताया, डेरिवेटिव वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो अंडरलाइन एसिड, अंडरलाइन सिक्योरिटी से अपनी प्राइस डिराइव करता है। उसकी इंडिविजुअल कोई वैल्यू नहीं होती। एक तरह से वो पेपरलेस इंस्ट्रूमेंट हो सकता है या पेपर हो सकता है। जैसे हमने पी नोट बोला, एक पेपर हो गया, उसके पेपर की कोई वैल्यू नहीं है। पेपर की वैल्यू डिराइव हो रही है अंडरलाइन एसिड्स की वजह से। उसके नीचे जो भी अंडरलाइन एसिड है या सिक्योरिटी है, ठीक है, उसकी वजह से उसकी वैल्यू यहाँ पे डिराइव हो रही है। तो उसी तरह हम देखते हैं ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ अलग अलग तरह के होते हैं। किसी भी एक एसिड को, अंडरलाइन एसिड को रख के हम एक यूनिट बना देते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, मान लो जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है उनकी हमने कुछ कंपनी ले ली, सपोज 8 कंपनी ले ली, 8 टॉप कंपनी ले ली, उनके एक एक शेयर को हमने ऐड कर दिया उनको। ठीक है, इंडिविजुअल एक एक शेयर को हमने ले लिया, 8 कंपनी के एक एक शेयर को ले लिया हमने यहाँ पे। अब इन टोटल शेयर्स की जितनी वैल्यू आ रही है, मान लो 960 रुपीज आ रही है, तो जो एक ईटीएफ होगा उसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी, 968 है। ऐसे ही हम मान लो एक एक यूनिट ले रहे हैं और इसकी हमने यूनिट बढ़ा दी। मान लो इस ईटीएफ है, ये टोटल हमने एक एक शेयर लिया, उससे 960 टोटल अमाउंट हो गया। इसकी हमने 100 ईटीएफ यूनिट बढ़ा दी, तो एक ईटीएफ यूनिट की वैल्यू होगी 96 रुपीज। ठीक है, तो 96 रुपीज का एक ईटीएफ हो गया। अब किसी को मान लो इन 8 पीएसयू में एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना, बट वो 8 जो पीएसयू है उनमें इन्वेस्ट करना चाहता है, तो इनडायरेक्टली फॉर्म में वो एक इस ईटीएफ से, इस ईटीएफ की एक यूनिट खरीद लेगा 96 रुपीज में। ठीक है, तो इनडायरेक्टली वो इन 8 कंपनी, 8 पीएसयू कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर देगा, क्योंकि उनकी सबकी एक एक यूनिट हमने दे दी है। तो इस तरह से जैसे जैसे इन 8 कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, मान लो अभी 960 था, ये बढ़ के मान लो 1000 हो गया, एक महीने बाद 1000 हो गया, इन सब एक एक शेयर की वैल्यू। और यूनिट हमने 10 बनाई थी, तो अपन 10 करेंगे तो इस हिसाब से हमारी एक ईटीएफ की वैल्यू 100 रुपये हो जाएगी। तो पहले 96 थी, वो बढ़ के 100 हो जाएगी, तो यहाँ पे हमें 4 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, 4 रुपये गेन हो जाएगा। अब हमने किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया, ठीक है, हमने ईटीएफ यूनिट लिया। जो ईटीएफ मैनेजर है उसने 8 अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट किया, वहां से डिराइव करके, वैल्यू डिराइव करके उसने ईटीएफ की वैल्यू को डिराइव किया। तो इस तरह से ईटीएफ काम करता है। डेफिनेशन क्या होती है? इन्वेस्टमेंट फंड है ये ट्रेड करता है स्टॉक एक्सचेंज पे, इसलिए हम इसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलते हैं। कि जो यूनिट बनाई है हमने ईटीएफ की, इसको हम ट्रेडिंग कर सकते हैं एक्सचेंज के ऊपर, बीएसई एनएससी पे एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे गोल्ड ईटीएफ होता है, ठीक है, भारत ईटीएफ होता है, इनको हम एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हैं। और इनकी वैल्यू जो डिराइव होगी अंडरलाइन एसिड से डिराइव होगी। स्ट्रक्चर कैसे होती है? स्ट्रक्चर होती है ओपन एंडेड होती है। एक बना दिया, वो ईटीएफ बना दिया, उसकी यूनिट बना दी और ट्रेड होती रहेगी। जब तक कंपनी चलती रहेगी अंडरलाइन कंपनी की, तो उनकी वैल्यू चलती रहेगी, वो बंद नहीं करेंगे उस ईटीएफ पे। ये म्यूचुअल फंड्स को हम क्लोज एंडेड भी होता है, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड होता है, सर्टेन पीरियड के बाद उसको बंद कर दिया जाता है। बट यहाँ पे हम देखते हैं ओपन एंडेड होता है, ये कंटिन्यू चलता रहता है। देन
इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कि हम देखिए स्पेसिफिक इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, मान लो निफ्टी से रिलेटेड है तो निफ्टी का इंडेक्स हो जाएगा। पर्टिकुलर सेक्टर तो हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि सेक्टर पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिस सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, उसका एक ईटीएफ ले लिया तो वो एक सेक्टर स्पेसिफिक हो गया कि पीएसयू को हम कर रहे हैं। ये कमोडिटी को देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया गोल्ड हुआ, बुलियन हुआ, गोल्ड सिल्वर, तो गोल्ड ईटीएफ हुआ, उसको हम कर सकते हैं। ठीक है। ये बास्केट ऑफ एसेट्स हो सकता है कि हमने अलग अलग एसेट्स को लिया, कुछ हमने शेयर्स ले लिए, कुछ हमने बॉन्ड्स ले लिए, उन सबका एक बास्केट बना लिया। जैसे म्यूचुअल फंड होता है वैसे हमने एक बास्केट बना लिया, तो उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, तो वो हो सकता है। देन मैंने जो मैनेजमेंट स्टाइल है उसमें हम देखते हैं कि इसका मैनेज करते हैं, ईटीएफ मैनेज करते हैं। ये कौन मैनेज करता है? जो ईटीएफ मैनेजर होता है उसको मैनेज करता है। लिक्विडिटी देखते हैं, लिक्विडिटी हाई होती है क्योंकि इसको एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कर सकते हैं तो लिक्विडिटी हाई है। मेरे को आज खरीद लिया मैंने, कल मेरे को बेचना है तो मैं एक्सचेंज पे तो सेल आउट कर सकता हूँ, तो इसकी लिक्विडिटी हाई है। क्रिएशन रिडम्पशन है। क्रिएशन जैसा कि बनाया कि एक अंडरलाइन एसेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उस एसेट के अकॉर्डिंग यूनिट क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे 8 कंपनीज ली हमने। ठीक है। यहाँ पर 8 कंपनीज को सिलेक्ट किया, ये 8 कंपनी सिलेक्ट करने का एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया हो सकता है। उन 8 कंपनी से हमने उसके वैल्यू डिराइव की कि एक ईटीएफ की वैल्यू क्या रहेगी, तो इस हिसाब से हम क्रिएट कर सकते हैं। उसको रिडीम करने की बात है कि हम उसको सेल आउट करके उसको रिडीम कर सकते हैं, और रिडीम कैसे होगा? जैसे अंडरलाइन एसेट्स की जितनी वैल्यू चलेगी उसी वैल्यू पे रिडीम होगा। देन प्राइस। प्राइस मैंने बताया जैसे एक्सचेंज में भी होता है, एक्सचेंज पे अगर डिमांड ज्यादा है तो डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो जैसे हम शेयर के अंदर देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, सेम उसी तरह इसकी वैल्यू वेरी करती है, उसकी प्राइस वेरी करती है। प्राइस दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, एक तो अंडरलाइन एसेट है, अंडरलाइन एसेट्स है। ठीक है। एक तो अंडरलाइन एसेट्स हो जाएगा, एक डिमांड सप्लाई हो जाएगा, जो एक्सचेंज में डिमांड सप्लाई है उससे इन दोनों की वैल्यू वेरी करती है। देन एक्सपेंशन रेशियो देखते हैं कि एक्सपेंशन रेशियो इसका म्यूचुअल फंड की तरह होता है, ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड की तरह ही, लेकिन इससे थोड़ा कंपेरेटिवली लो होता है। डाइवर्सिफिकेशन देखते हैं, इस पर डाइवर्सिफिकेशन है कि हम देखते हैं यहाँ पर 8 कंपनीज में हम एक साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर एक कंपनी में करते हैं तो क्या पता वो कंपनी लाइक कम रिटर्न दे रही है या लॉस ही कर रही होती। 8 में कर रहे हैं तो चांसेस है कि हमारा ज्यादा रिटर्न मिलेगा हमें, तो डाइवर्सिफिकेशन है यहाँ पे। टैक्स एफिशिएंसी देखते हैं यहाँ पे। ठीक है। कि जो टैक्स एफिशिएंसी है वो हम जिस हिसाब से देखेंगे, यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स लगता है, कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो अगर लॉन्ग टर्म पे रखेंगे तो हमारे पास 10% लगेगा, शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास 15% लगेगा। लॉन्ग टर्म है वो 1 साल से ऊपर है, शॉर्ट टर्म हमारा 1 साल से कम है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, इंडेक्स ईटीएफ हो सकता है, जैसे हमारा निफ्टी इंडेक्स है, निफ्टी ईटीएफ हो जाएगा। सेंसेक्स इंडेक्स है, सेंसेक्स ईटीएफ हो जाएगा, जैसे हम ऑप्शन मार्केट में करते हैं सेम वैसे ही। देन गोल्ड ईटीएफ हो सकता है, गोल्ड के लिए करते हैं हम, या सेक्टर स्पेसिफिक हो सकता है। ठीक है। बट वो सेक्टर का पॉपुलर कौन सा है हमारे भाई? गोल्ड ईटीएफ है, ये बहुत पॉपुलर है। ठीक है। या फिर बॉन्ड ईटीएफ है, जैसे भारत बॉन्ड ईटीएफ है, ये पॉपुलर है। तो ईटीएफ आपको समझ में आ गया होगा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जो फंड हम क्रिएट कर रहे हैं उसको हम एक्सचेंज पे, किसी भी एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हैं, उसकी लिक्विडिटी हाई है। अब जो हमने क्रिएट किया है, जो हमने ईटीएफ क्रिएट किया, उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी? वो अंडरलाइन एसेट से डिराइव होगी। जिस भी एसेट को, जैसे गोल्ड लिया तो गोल्ड आएगा, भारत ईटीएफ लिया तो भारत ईटीएफ के जो कंपनीज है, या सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है उनका ईटीएफ लिया तो उनकी जो कंपनीज है उससे वैल्यू डिराइव होगी उस ईटीएफ की। तो अंडरलाइन एसेट से ईटीएफ की वैल्यू डिराइव होती है, जैसे म्यूचुअल फंड में होता है। इसको एक्सचेंज पर ट्रेड किया जा सकता है, इससे लिक्विडिटी हाई है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देता है कि वो बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है तो डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाता है, रिस्क कम करता है। तो ये सब फीचर्स है। अब दो तरह के स्पेसिफिक ईटीएफ को हम डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। एक तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ईटीएफ होता है। ठीक है। इसमें हम देखेंगे तो हमारे पास 12 स्टॉक्स होते हैं, 12 एक पब्लिक सेक्टर कंपनी से उनके स्टॉक्स होते हैं। देन भारत 22 ईटीएफ, इसमें हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट कंपनीज है, ठीक है, वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है लेकिन उसमें 22 कंपनीज को आइडेंटिफाई किया है गवर्नमेंट ने और उसका ईटीएफ बनाया है। तो लॉन्च हम देखेंगे, जो सीपीएसई है उसका 2014 में लॉन्च हुआ और भारत का 2017 में लॉन्च हुआ। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देती है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर सेक्टर एंटरप्राइज है, उसमें 12 एंटिटीज जिसमें मैंने बताया उनको लिया जाता है। इसमें 22 ब्लू चिप कंपनीज है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर स्पेसिफिक पब्लिक सेक्टर स्ट्रेटेजिक होल्डिंग वाली कंपनीज है गवर्नमेंट की, उसके अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं। ये ब्लू चिप कंपनीज है। अंडरलाइन एसेट देखते हैं कि जो इंडेक्स है
जो सीपीएससी इंडेक्स है उससे हम देखते हैं अंडरलाइन ऐसे इंडेक्स जैसे मूव करेगा, ये 8 कंपनी का इंडेक्स है, जैसे जैसे मूव 12 कंपनी का इंडेक्स है, जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे सीपीएफ की वैल्यू बढ़ेगी। ऐसे हम देखें भारत 22 इंडेक्स है, जो 22 कंपनी है, जो भारत 22 ईटीएफ में 22 कंपनी है, उनकी वैल्यू किस तरह वेरी कर रही है। अगर उनकी वैल्यू बढ़ रही है तो ईटीएफ की वैल्यू बढ़ेगी, उनकी वैल्यू घट रही है तो ईटीएफ की वैल्यू भी घटेगी। ठीक है। कंपोजिशन में बताया कि जो सीपीएससी है, इसमें सीपीएससी, इसमें सीपीएससी, इसमें ब्लू चिप 22 सीपीएससी लेते हैं जो स्ट्रेटेजिक होल्डिंग रखती है गवर्नमेंट की, उनको लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं स्पेसिफिक कौन कौन से आता है। ओएनजीसी आता है, एनटीपीसी आता है, कोल इंडिया आते हैं, ये सब स्पेसिफिक कंपनी है जो इंपॉर्टेंट कंपनी है। भारत 22 में कौन सा आता है, हमारे पास आएगा ओएनजीसी, कोल इंडिया, एसबीआई, इंडियन ऑयल, नाल्को, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखती है। ये कोल सेक्टर, पावर सेक्टर है, कोल सेक्टर है, देन ऑयल सेक्टर है, इन सब की कंपनी को लेते हैं। देन सेक्टोरियल डाइवर्सिफिकेशन, इसमें हम देखते हैं कि मेजर एक्सपोजर ऑयल एंड गैस कंपनीज है, मेजर हम देखेंगे ऑयल एंड गैस कंपनीज है। बट यहाँ पे हम देखेंगे एनर्जी भी आ गई जिसमें ऑयल एंड गैस आ गया, ठीक है, कोल आ गया, या कोल इंडिया आया, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल आया, ये एनर्जी कंपनीज है। देन फाइनेंशियल होल्डिंग वाली देखते हैं, या एसबीआई हमने देखा, एसबीआई आ गया जो पब्लिक सेक्टर बैंक है। ये यूटिलिटीज वाला देख लेते हैं कि जो जो यूटिलिटीज कंपनीज है, ठीक है, वो आ जाती है इसके अंदर। देन गवर्नमेंट जो दिस इन्वेस्टमेंट है, इसमें क्या करते हैं, गवर्नमेंट अपने शेयर को कन्वर्ट करती है। मान लो गवर्नमेंट के पास 10% शेयर है किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी में, ठीक है, तो उस अपने 10% शेयर के वो ईटीएफ यूनिट्स बना देता है। अब ईटीएफ यूनिट्स को डायरेक्टली सेल नहीं कर रहा, उसकी यूनिट बना दी। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टर, अलग अलग इन्वेस्टर्स है, जो अलग अलग इन्वेस्टर वो इस ईटीएफ यूनिट्स को खरीद लेंगे, तो इनडायरेक्ट फॉर्म में वो गवर्नमेंट का 10% शेयर को होल्ड कर रहे हैं। तो एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन की प्रोसेस होती है। ये डायरेक्टली डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, सॉरी, डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। डिस इन्वेस्टमेंट होता है कि मान लो गवर्नमेंट के पास, जैसे गवर्नमेंट के पास में एचपीसीएल का एग्जाम्पल लेते हैं, एचपीसीएल है, गवर्नमेंट के पास में 51% ओनरशिप है, ठीक है। अब इसको ये डिस इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो अपना ये 51% शेयर सेल आउट करेगी प्राइवेट कंपनी को, जो प्राइवेट प्लेयर है उसको सेल आउट कर देगी, तो इसको हम डिस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब इस वाले केस में क्या कर रही है, सपोज गवर्नमेंट का 10% इक्विटी है, 10% इक्विटी को वो ईटीएफ ईटीएफ में कन्वर्ट कर देगी। अब ईटीएफ में कन्वर्ट करके इसको मार्केट पे ऑफर कर देगी। जो इन्वेस्टर है वो इन यूनिट्स को परचेज कर लेंगे। अब इन यूनिट को परचेज करते तो इनडायरेक्टली वो इन 10% जो शेयर था गवर्नमेंट के उसको होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। ओनर अभी भी गवर्नमेंट है लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म में उसको होल्ड कर रहे हैं। और जैसे जैसे इन शेयर की वैल्यू बढ़ रही है, इनके जो ईटीएफ की वैल्यू बढ़ेगी, ईटीएफ की वैल्यू बढ़ रही है तो इन लोगों का रिटर्न बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डिस इन्वेस्टमेंट का इनडायरेक्ट फॉर्म है ये। ईटीएफ स्ट्रक्चर में बताया ओपन एंडेड है, ओपन एंडेड है दोनों, जैसा कि हम प्रीवियस स्लाइड में भी हमने देखा था। लिस्टिंग करके बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्टिंग होती है, बीएससी एनएससी पे लिस्टिंग होती है, ठीक है। देन मैनेजमेंट हमने देखा कि इसका रिलायंस निप्पो लाइफ एसेट मैनेजमेंट करती है। जो सीपी ऐसी ईटीएफ है उसका रिलायंस निप्पो करती है। और जो भारत 2020 है उसका आईसीआईसी प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट है। ये सब गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, दोनों प्राइवेट है, रिलायंस भी प्राइवेट है और आईसीआईसी प्रूडेंशियल भी प्राइवेट है। तो गवर्नमेंट ने एसेट मैनेजर के फॉर्म में इनको अपॉइंट किया है। ये गवर्नमेंट के शेयर को लेती है, ठीक है, ईटीएफ में कन्वर्ट करती है, और जो ईटीएफ यूनिट्स हुई उनको एक्सचेंज पे लिस्ट करती है, और एक्सचेंज पे जिस जो भी इन्वेस्टर उसको सब्सक्राइब करना चाहता है वो वहां से यूनिट परचेज कर सकता है। जैसे जैसे उन शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ईटीएफ की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे ईटीएफ की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो इन्वेस्टर उनका रिटर्न बढ़ता जाएगा। इस तरह से ईटीएफ फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट इज भारत बॉन्ड ईटीएफ। अभी हमने जो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था, ये हमने इक्विटी मार्केट का देखा था। कौन सा मार्केट? इक्विटी, ठीक है, इक्विटी मार्केट का हमने देखा था। अब हम डेट मार्केट का देखें तो ये अब जो हम टर्म्स आ रही है बॉन्ड, बॉन्ड हमारे पास डेट मार्केट है, ठीक है, डेट मार्केट का देखते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स से जो बॉन्ड है उनको हम सब्सक्राइब करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, गवर्नमेंट वैसे ही करती है कि ईटीएफ यूनिट बना देती है। ईटीएफ यहाँ से जो भी इन्वेस्टर्स आएंगे वो अपना इन्वेस्टमेंट देंगे, पैसा देंगे, और गवर्नमेंट यहाँ से जो अलग अलग कंपनीज है, गवर्नमेंट कंपनी है, मान लो ए बी सी कंपनी है, उनके बॉन्ड्स को सब्सक्राइब करेगी, ठीक है, उनके बॉन्ड्स को सब्सक्राइब करेगी।
तो गवर्नमेंट कंपनीज के बॉन्ड है, उनको सब्सक्राइब कर रही है। कैसे कर रही है कि जो इन्वेस्टर 1 2 3 4 5 ये इन्वेस्टर है, उन्होंने पैसा दिया और जो ईटीएफ यूनिट्स है उनको परचेज किया। अब ईटीएफ यूनिट्स है, उनकी वैल्यू कैसे वेरी करेगी? जो बॉन्ड है, बॉन्ड का जो यील्ड रेट है, जैसा कि मैंने लास्ट सेक्शन में बताया कि कूपन रेट होती है एक, तो एक यील्ड रेट होती है। कूपन रेट जो फेस वैल्यू पे अनाउंस किया जाता है, मान लो 6% है, इतना इंटरेस्ट देगी, तो ये कूपन रेट होता है। बट मार्केट में अगर इस बॉन्ड की डिमांड बढ़ती है, तो डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ती है तो उसकी यील्ड कम हो जाती है, जैसा कि मैंने प्रीवियस सेक्शन में बताया था। आप पीछे वाले लेक्चर में जाके इसको देख सकते हैं। तो इसकी यील्ड 5% हो जाएगी। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है, उसकी यील्ड कम होती जाती है, उसका रिटर्न कम होता जाता है। तो उसकी डिमांड कम होगी तो उसकी यील्ड बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से ये इन बॉन्ड का जो रिटर्न है वो वेरी करेगा, उसके अकॉर्डिंग ईटीएफ का रिटर्न वेरी करेगा। और ईटीएफ के रिटर्न से ही जो इन्वेस्टर उनको रिटर्न मिलेगा। इस तरह से काम करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर को लो कॉस्ट, लिक्विड और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिलता है बॉन्ड मार्केट में। तो डायरेक्टली बॉन्ड परचेज नहीं करते, लेकिन ईटीएफ यूनिट को परचेज करके वो बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और किसके बॉन्ड मार्केट होते हैं ये? जो सीपीएसई है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, उनके बॉन्ड पे इन्वेस्ट करते हैं। और इनका कैसे वेरी करता है? जो निफ्टी का है, निफ्टी का भारत बॉन्ड इंडेक्स है, वो कैसे वेरी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वेरी होगा। मेच्योरिटी पीरियड है, हम देखते हैं कि 4 मेच्योरिटी में होता है, अभी 2 मेच्योरिटी बचे, 2025। इनिशियली 4 का था, बाकी 2 एक्सपायर हो गई है। बाकी 2025 का है, 2031 का है। ये करंटली रनिंग है, जिनको हम एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हैं। अभी आप अपना जीरोधा में जाके ये डालेंगे, भारत बॉन्ड ईटीएफ डालेंगे, तो आपको मिल जाएगा, वहां पे आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, या भारत 22 है ईटीएफ, उसको आप जीरोधा में जाके परचेज कर सकते हैं। देन कंपोजिशन है। कंपोजिशन हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है या गवर्नमेंट एंटिटीज है, उनके बॉन्ड्स होते हैं। गवर्नमेंट एंटिटीज मतलब लाइक मान लो म्यूनसिपालिटी है, उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। इश्यूअर कौन है? गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इशू करती है, और जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है वो इशू करती है। इन्वेस्टमेंट मेथडोलॉजी क्या है? जो हमारे जो इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है। देन लिस्टिंग एक्सचेंज है, दोनों पे लिस्ट कर सकते हैं, बीएससी एनएससी, जैसे मैंने बताया जीरोधा पे आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा, बीएससी एनएससी दोनों की मिलेंगे आपको एक्सचेंज, किसी का भी आप परचेज कर सकते हो। ईटीएफ स्ट्रक्चर ओपन एंडेड है, जितने भी ईटीएफ मैंने बताया ओपन एंडेड होते हैं। जैसे तो आपका गोल्ड ईटीएफ हुआ, ये भारत ईटीएफ हुआ, सीपीएसई ईटीएफ हुआ, या भारत बॉन्ड ईटीएफ हुआ, ये सब आपके ओपन एंडेड है। लिक्विडिटी इनके हाई है, क्योंकि एक्सचेंज पे तो ट्रेड कर सकते हैं। टैक्स एफिशिएंसी बताया मैंने, क्रेडिट रेटिंग बताया आपको, जैसे क्रेडिट रेटिंग जिस बॉन्ड की अच्छी होगी उसी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट होगा जनरली। गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट कंपनी है, जो अच्छी गवर्नमेंट ब्लू चिप कंपनी है, उन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी रेटिंग अच्छी है, ट्रिपल ए रेटिंग है या डबल ए रेटिंग है या ए रेटिंग है, इनमें ही इन्वेस्टमेंट होगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल लाइक लॉस मेकिंग पीएसयू है, एयर इंडिया थी जैसे पहले, उसमें इन्वेस्ट किया, वैसा नहीं होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिसाइड करते हैं कि ईटीएफ यूनिट इतनी स्मॉलेस्ट यूनिट हो सकती है, उतना ही आप परचेज कर सकते हो। मैनेजमेंट देखते हैं हम इसमें, एडलिंस एसेट मैनेजमेंट है, ये इसको मैनेज करती है। ठीक है, तीनों का अलग अलग एजेंसी है, दोनों का अलग अलग, तीनों का अलग अलग फंड मैनेजर है। भारत ईटीएफ, भारत बॉन्ड ईटीएफ हुआ, भारत 22 ईटीएफ हुआ, या सीपीएसई ईटीएफ हुआ, इनके सिर्फ में अलग अलग फंड मैनेजर है। अब लास्ट एक हम वो देख लेते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं। जब ईटीएफ की बात करते हैं तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पे हम देख लेते हैं। ये बॉन्ड की फॉर्म में इशू होता है। देखो, एक ई गोल्ड होता है, ई गोल्ड, ये गोल्ड ईटीएफ होता है, ईटीएफ होता है। ठीक है, या थर्ड होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये तीन इंस्ट्रूमेंट है। अब तीनों में क्या डिफरेंस है? पहला, दूसरा, तीसरा। तो ई गोल्ड है, उसमें हम क्या करते हैं कि हम गवर्नमेंट को, देखो गवर्नमेंट, अगर हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो गोल्ड हमारे लिए ज्वेलरी की फॉर्म में काफी यूज होता है। तो गोल्ड को हम काफी ज्यादा कंज्यूम करते हैं, और इंडिया इज नॉट वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द गोल्ड। ठीक है, तो इंडिया गोल्ड का इतना बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है, तो इंडिया को क्या करना है, गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट करना पड़ेगा तो इसको अपना फॉरेक्स देना पड़ेगा। ठीक है, फॉरेक्स देना पड़ेगा, जो डॉलर देंगे तभी तो गोल्ड मिलेगा। गोल्ड मिलेगा तो उसको हम कंज्यूम कर लेते हैं, ज्वेलरी बनाने के लिए, सिक्के रखने के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट पे लॉयल्टी बहुत आ जाती है, उसका फॉरेक्स बहुत कम डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। तो उसको बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ई गोल्ड बनाया। ई गोल्ड क्या है? गोल्ड को डिजिटल फॉर्म में जनरेट किया, 1 ग्राम की एक यूनिट बना दी। अब मेरे को आज 10 ग्राम चाहिए, और इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए चाहिए। ठीक है, मुझे अपनी ज्वेलरी नहीं बनानी, तो मैं फिजिकल गोल्ड को लेने के बजाय मैं ई गोल्ड परचेज कर लूंगा।
ई गोल्ड परचेज कर लूंगा तो जो गोल्ड है उसकी वैल्यू जैसे जैसे मार्केट में वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे ई गोल्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहेगा। जैसे मैं फिजिकल गोल्ड को होल्ड करके मैं इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में देख रहा था, वैसे मैं डिजिटल फॉर्म में गोल्ड को रख रहा हूँ। अब गवर्नमेंट को उतने गोल्ड को इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो गवर्नमेंट का जो फॉरेक्स है वो यहाँ पे बच रहा है। इसलिए ई गोल्ड को इंट्रोड्यूस किया गया। ये मेरे को लगता है आपको क्लियर हो गया होगा ई गोल्ड क्या है। ई गोल्ड है जो फिजिकल गोल्ड की डिजिटल कॉपी, डिजिटल फॉर्म में ई गोल्ड को रखना, ताकि गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कम आए, गवर्नमेंट को कम गोल्ड इंपोर्ट करना पड़े। तो कम गोल्ड को इंपोर्ट करेगी गवर्नमेंट का फॉरेक्स बचता है। ठीक है, उस फॉरेक्स को गवर्नमेंट क्रूड ऑयल परचेज करने में यूज कर सकती है। सेकेंड है गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ, ईटीएफ जैसे मैंने डिटेल में बताया आपको, ईटीएफ होता है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मतलब हम गोल्ड को अंडरलाइन एसेट्स रखते हैं और उसको एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं। यहाँ पे कोई फिजिकल गोल्ड नहीं है। ई गोल्ड और जो गोल्ड ईटीएफ है इसमें डिफरेंस इतना बस इतना ही है कि ई गोल्ड को जब आपको फिजिकल डिलीवरी लेनी है, सपोज आपको मान लो 5 साल बाद में गोल्ड लेना है, तो आप इसको रिडीम करके फिजिकल फॉर्म में भी गोल्ड ले सकते हो। बट गोल्ड ईटीएफ में वो लेने वो पॉसिबल नहीं है। गोल्ड ईटीएफ प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए है। तो इसका हमने अंडरलाइन एसेट्स को गोल्ड को रखा, उसकी ईटीएफ यूनिट बना दी और एक्सचेंज पे ट्रेडिंग पर्पज के लिए रख दी। जिसको भी इन्वेस्ट करना है वो एक्सचेंज पे जाके उस यूनिट को खरीद लेगा, उस ईटीएफ यूनिट को खरीद लेगा। जैसे जो गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी उस ईटीएफ की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए है। मेरे को लगता है इन दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। ई गोल्ड में हम फिजिकल गोल्ड ना लेके डिजिटल फॉर्म में गोल्ड को परचेज करके इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए लेते हैं। उसको हम फिजिकल डिलीवरी ले सकते हैं और मिनिमम यूनिट 1 ग्राम की होती है। गोल्ड ईटीएफ में हम केवल ईटीएफ क्रिएट कर रहे हैं अंडरलाइन एसेट्स की फॉर्म में, और उसके अकॉर्डिंग उस ईटीएफ की वैल्यू वेरी कर रही है और ये एक्सचेंज पे ट्रेडेड होता है। देन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड की फॉर्म में इशू करती है। सेम जैसे ही वही कॉन्सेप्ट है कि इसके अंदर गवर्नमेंट को अपना फिजिकल गोल्ड को कम करना है, इसलिए वो एक पेपर फॉर्मेट में गोल्ड इशू कर देती है बॉन्ड की फॉर्म में। अब बॉन्ड कर रही है तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी देगी, तो ये कुछ मान लो 2.5% के आसपास ये इंटरेस्ट देती है एनुअल। इसका लॉकिंग पीरियड होता है 5 साल। 5 साल तक इसको आप लाइक रिडीम नहीं कर सकते। 5 साल के बाद आज मैक्सिमम मेच्योरिटी इसका 8 ईयर हो सकती है, तो 5 से 8 साल के बीच में आप इसको रिडीम कर सकते हो। तो रिडीम करोगे कि आपको हर साल जो इंटरेस्ट रेट है वो तो मिलती रहेगी। जब आप रिडीम करोगे 5 साल में, 5 साल बाद में, तो आपके उस समय जो गोल्ड की जो रेट चल रही है उस रेट से आपको उसका वैल्यू मिल जाएगा। सपोज गोल्ड की 50,000 वैल्यू चल रही है, 50,000 की रेट से आपको वो पैसा मिल जाएगा। तो इसको आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो गोल्ड गोल्ड है उसकी जो फाइनल वैल्यू है वो भी आपको मिल रही है। डबल बेनिफिट है। अब यहाँ पे फायदा क्या है कि 5 साल का लॉक इन पीरियड हो गया, गवर्नमेंट को इतना गोल्ड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ रही और केवल इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए है। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, ऑब्जेक्टिव है कि जो इन्वेस्टमेंट है गोल्ड में उसको, डिमांड को हम फिजिकल गोल्ड की डिमांड है उसको रिड्यूस कर सके, फिजिकल गोल्ड की डिमांड को रिड्यूस कर सके। हम देखते हैं ग्राम्स में होता है ये। इंटरेस्ट रेट भी पे होती है। ठीक है, सेमी एनुअली इंटरेस्ट रेट पे हो सकती है, मैंने बताया 2.5% इंटरेस्ट रेट पे करती है एनुअल, तो वो इंटरेस्ट रेट भी पे होती है। ये सेमी एनुअल भी हो सकती है, एनुअल भी हो सकती है। टेन्योर हम देखते हैं 8 साल का होता है और 5 साल बाद में, 5 साल तक का इसका लॉकिंग पीरियड होता है। 5 साल बाद इसको रिडीम भी किया जा सकता है, एग्जिट ऑप्शन होता है। तो हर साल इसको 2.5% इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। 5 साल बाद में जो भी रेट होगी गोल्ड की उस रेट से आपको इसको रिडीम कर सकते हो। कोलेटरल फॉर गोल्ड है, एक तरह कोलेटरल है, लोन के फॉर्म में इसको रख सकते हैं। अगर लोन लेना है तो इस बॉन्ड को आप कोलेटरल फॉर्म पे रख सकते हो। ठीक है, लिस्टिंग ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, ये ट्रेडेबल है, एक्सचेंज पे आप लिस्ट करके इसको ट्रेडिंग कर सकते हो। लॉकिंग पीरियड है। ठीक है, ये बट जो लॉकिंग पीरियड है उसके बाद ही ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि 5 साल तो आपका लॉकिंग पीरियड है, 5 साल तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, उसके बाद ही ट्रेडिंग कर सकते हो। देन एलिजिबिलिटी हम देखते हैं, इंडिविजुअल है, ट्रस्ट है, यूनिवर्सिटीज है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, सब कर सकते हैं। इश्यू प्राइस है, जो प्रिवेलिंग गोल्ड प्राइस होती है उसी पे इशू होता है, गोल्ड की जो रेट चल रही है मार्केट में उसी पे इशू होगा। टैक्स ट्रीटमेंट है, जो कैपिटल गेन टैक्स लगता है इसके ऊपर, जो भी उस समय गवर्नमेंट के नियम है उसके अकॉर्डिंग कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। रिस्क फ्री है। सॉवरेन बैकिंग है, सॉवरेन बैकिंग मतलब गवर्नमेंट की बैकिंग है, गवर्नमेंट इसको बैक कर रही है। गवर्नमेंट उस बॉन्ड अमाउंट का फेस वैल्यू आपको मेच्योरिटी पीरियड बाद देगी ही देगी, ऐसा नहीं वो डिफॉल्ट होगा। तो रिस्क फ्री है और आपको इसमें सिक्योर 2.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है। मेच्योरिटी के बाद जो गोल्ड की रेट चल रही है उस रेट से आपको अमाउंट मिल रहा है, तो विन विन कंडीशन है। इसमें मिनिमम 1 ग्राम का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं है।
मिनिमम 1 ग्राम की यूनिट है आपकी, इससे कम पे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। 1 ग्राम की जो भी रेट है उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और मैक्सिमम कितना भी कर सकते हो। लॉक इन पीरियड जैसे मैंने बताया 5 साल है, 8 साल बाद में आप इसको, मैक्सिमम 8 साल है, 5 साल बाद आप इसको सेल आउट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए आप, बहुत लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो भी है बॉन्ड को आप एक तरह से कोलेटरल फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। आप होम लोन लेना है, इस बॉन्ड को कोलेटरल फॉर्म में इशू करके रख के आप होम लोन ले सकते हो। इस तरह से आपको ये बॉन्ड इशू होता है। तो मेरे को लगता है कि आपको तीनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। ई गोल्ड क्या है, गोल्ड ईटीएफ क्या है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है, ये आपको तीनों में क्लियर डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मैंने क्लियरली आपको तीनों को वन बाय वन डिफरेंस समझाया है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली समझाया तीनों में क्या डिफरेंस है। एक बॉन्ड है, डेट इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे फिजिकल गोल्ड को अवॉइड कर रहे हैं। ई गोल्ड है, उसमें फिजिकल गोल्ड को अवॉइड कर रहे हैं। बट इसमें फिजिकल डिलीवरी ले सकते हैं, और मिनिमम 1 ग्राम यूनिट में हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो इसमें फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं, और ट्रेडिंग मतलब लाइक बिना फिजिकल गोल्ड को होल्ड किए हुए। तो इस तरह से ये तीनों में डिफरेंस है। तो ये सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। अब सिक्योरिटी मार्केट में आपका एक और लेक्चर बच रहा है। ठीक है, जिसमें हम बॉन्ड मार्केट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और 2-3 टॉपिक्स और है, छोटे छोटे टॉपिक्स है। शेयर मार्केट से रिलेटेड ही है, या बॉन्ड मार्केट से रिलेटेड ही है, रेगुलेशन से रिलेटेड है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको सिक्योरिटी मार्केट वाला चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और नीचे जाके कमेंट कीजिए कि आपको क्या सजेशन है आपके, और कोई आपके सजेशन, आपके डाउट्स है तो आप उसको भी नीचे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में उसको मैं क्लियर कर सकूँ। ये टेलीग्राम का लिंक है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, और ये टेलीग्राम का लिंक है, इस पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लेक्चर की पीडीएफ और वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप रिपीट में देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो आपसे उम्मीद यही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,